सर्वसमावेशी, समाज के हर वर्ग को आर्थिक शक्ति प्रदान करने वाला और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला एक युगांतकारी बजट है, जिसमें किसानों से लेकर और मध्य वर्ग तक सरकार ने आर्थिक विवेक के अनुसार भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। परंतु इस बजट में अगर आपने देखा होगा तो जब वित्त मंत्री जी ने अपने बजट का भाषण प्रारंभ किया और जो उन्होंने 6 एरियाज ऑफ फोकस बताए, उसमें एक अर्बन डेवलपमेंट भी था, एक पावर था, एक माइनिंग था, एक टैक्स रिफॉर्म्स था, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर विशेष फोकस इस सरकार के द्वारा किया गया है। और दूसरा है पावर। अगर आप देखें तो भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना है और जो शहरी क्षेत्र हैं उनको वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है, तो अर्बन डेवलपमेंट एंड पावर ये दोनों बहुत की फैक्टर हो जाते हैं। अगर हम दिल्ली के संदर्भ में देखें तो ये दोनों ही, क्योंकि दिल्ली बाय एंड लार्ज प्रीडोमिनेंटली एक अर्बन एरिया है, तो इन दोनों का सर्वाधिक लाभ यदि किसी राज्य को प्राप्त होने जा रहा है तो वो दिल्ली को प्राप्त होने जा रहा है। इससे पहले भी अगर मेट्रो पूरे भारत में 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है और दिल्ली में 2 गुनी हो गई है पिछले 10 वर्षों में, तो निश्चित रूप से इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में नया युग प्रारंभ हुआ है। और एक सबसे बड़ा जो कल के बजट का महत्वपूर्ण निर्णय रहा, आज तक हमेशा ऐसा हुआ है कि किसी भी वर्ग ने बजट से जो अपेक्षा की है और उसकी अपेक्षा रही है वो आंशिक रूप से पूरी हुई है। परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य वर्ग को जो अनुमान था, अनुमान से अधिक सरकार ने छूट देने का कार्य किया है। अर्थात आंशिक नहीं, अपेक्षा से अधिक किया है, क्योंकि अनुमान यह था कि 10 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, वो 12 लाख तक करने का निर्णय जो सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यदि किसी एक राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ होने जा रहा है तो वो दिल्ली है। 1 करोड़ के लगभग यहां मध्य वर्ग है और जहां तक इनकम टैक्स जो लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं, उसमें दिल्ली में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो 12 लाख रुपए से कम की आमदनी में है। अर्थात जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं दिल्ली में, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनमें से 85% लोगों की, शायद 36 लाख का, 35 पॉइंट कुछ लाख का डाटा है, जिसमें 30 पॉइंट समथिंग है जो 12 लाख रुपए से कम की आय पे हैं। अर्थात दिल्ली के 85% करदाताओं को अब लगभग कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है इससे बड़ा युगांतकारी निर्णय नहीं हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त जो दिल्ली को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, उसमें अगर आप देखें तो जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स था, जिसको हम टीडीएस कहते हैं सामान्य भाषा में, वो 50,000 रुपए के ऊपर होता था, अब 1 लाख रुपए। यानी बैंक में आपका पैसा जमा है और उसका ब्याज पहले 50,000 रुपए से ऊपर होने पर उसमें ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता था, अब 1 लाख रुपए होगा। और उससे बड़ी बात अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो सीनियर सिटीजन भी हैं, जो रेंटल इनकम के ऊपर उनका खर्चा चलता है, यानी मकान किराए पे है और उस किराए से वो अपना कार्य चला रहे हैं। अब उस किराए के ऊपर जो है वो 6 लाख रुपए तक टीडीएस ऑटोमेटिकली नहीं कटेगा। मतलब अगर आपकी किराए की इनकम आ रही है और वो 6 लाख तक है, यानी 50,000 रुपए महीने तक का भी यदि किसी को किराया आ रहा है, तो अपने आप जो टीडीएस कट जाता था वो टीडीएस अब नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी अपने आप में बहुत लाभकारी है। अब इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, जिन लोगों की आय 12 लाख से अधिक है, एक नई टैक्स स्लैब, एक तो टैक्स स्लैब्स का रिवीजन किया गया है, यह बात समझने की बात है, और 25% की एक नई टैक्स स्लैब है। पहले तो 15 लाख से ऊपर सब 30% पे आ जाते थे,
अब जो नई टैक्स स्लैब है तो उसमें 25 लाख रुपए तक भी जिनको टैक्स है उनका लगभग 1,10,000 रुपए बचेगा। यानी जिनकी 2 लाख रुपए महीने से ऊपर की भी इनकम है उनके भी टैक्स में 1,10,000 की बचत होगी। मुझे लगता है कि इतना जन सामान्य को केंद्र में रख के दिया गया बजट शायद आपको इतिहास में ध्यान नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने, अब अगर जो दिल्ली में प्रतिभाशाली युवा हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी नए सेंटर बनाने का निर्णय हुआ है। 5 स्किल के जो सेंटर्स बनाए जाएंगे उसमें जो युवा है उसको एक दक्षतापूर्ण ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वो जो नई इंडस्ट्रीज अब फ्यूचर में आने वाली हैं उनके साथ वो बेहतर तालमेल कर सके और अपने भविष्य को बेहतर कर सके। इसके अतिरिक्त जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए जो पीएम स्वनिधि योजना के अंदर जो इंफेसिस दिया गया है, और आपको ध्यान होगा कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को की जो क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई है, इससे लघु और मध्यम उद्योग दोनों को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। और अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में जब पूरा अर्बन डेवलपमेंट होगा तो पर्यावरण, जल संचयन, सबका एक अच्छा सकारात्मक पक्ष दिखेगा। एक पॉइंट मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि सरकार ने जो टैक्स की छूट दी है उससे 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है उसमें कमी आएगी सरकार के पास, और लगभग 36,000 करोड़ रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स में। परंतु मैं यहां बताना चाहता हूं हमारी अप्रोच, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की अप्रोच और दूसरों में क्या अंतर है। ऐसा नहीं कि हमने कोई अचानक किया है या किसी कारणवश किया है। ये मोदी जी की आर्थिक सोच के एक विस्तृत प्रारूप को जिसको हम 10 साल से देख रहे हैं उसका एक हिस्सा है। याद करिए 2014 में जनधन योजना शुरू की गई। देश के लोग बैंक अकाउंट से नहीं जुड़े हुए थे, आज 54 करोड़ लोग उससे जुड़े हैं। यानी सबसे पहले सबसे कमजोर जो कड़ी थी समाज की उसको मजबूत किया गया। लोग कहते थे उन जनधन अकाउंट से पैसा कैसे आएगा, तो डीबीटी का विचार प्रधानमंत्री जी के मन में था। आज उन 54 करोड़ अकाउंट्स में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा है। उसके बाद किसान सम्मान निधि शुरू की गई, उसके बाद आपको याद हो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम शुरू की गई और मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। तो पहले समाज के कमजोर वर्गों को उस हद तक आर्थिक शक्ति प्रदान की गई कि वो अपना सहज सामान्य जीवन यापन कर सकें। और उसके बाद उस चरण के बाद अगर आप देखें तो जब भारत इंडस्ट्रियल चीज में भी आगे बढ़ने लगा, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $600 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। यानी जब हमने देख लिया कि यह स्थिति है तब हमने समाज के उस वर्ग को जिसका सर्वाधिक योगदान रहता है टैक्स में उसको भी अपेक्षा से अधिक बढ़कर यह शक्ति देने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य चीजें हैं जैसे ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पूरे देश में बढ़ने जा रही है, स्वाभाविक रूप से इसका सबसे अधिक सहज लाभ मध्य वर्ग को और पूरे देश को मिलेगा। यदि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने जा रहा है, यदि उड़ान योजना और बेहतर होने जा रही है, 120 से अधिक और डेस्टिनेशंस अगर कनेक्ट होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक बड़े सकारात्मक युग का प्रारंभ है। परंतु मैं यहां पे कहना चाहूंगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में सिर्फ निगेटिव देखने की आदत होती है। अब चूंकि यह बजट का विषय है तो बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर कहता हूं, दिल्ली में नई राजनीति के स्वघोषित अलंबरदार, भारत की राजनीति में सबसे बड़े दागदार और स्वघोषित कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी आज आप लोगों को यह बता रहे हैं कि इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट। मेरा मानना है जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है ना वो बताते नहीं है, करके दिखाते हैं। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में हमने करके दिखाया है। हम मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना तब से चला रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी। आसाम में अरुणोदय स्कीम चल रही है जिसमें महिलाओं को मिल रहा है 4.5 साल से। महाराष्ट्र में हमें देना था तो हमने चुनाव की आचार संहिता से पहले 3 किस्त दे दी थी। मध्य प्रदेश में देना था तो हमने दे दी थी। आप सबने देखा होगा केजरीवाल जी की वो बाइट भी है और उनका विज्ञापन भी है कि 25,000 रुपए महीने तक का वो देंगे। अब ये दावा कितना निराधार,
खोखला, हास्यास्पद है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली का बजट कितना है? 78,000 करोड़। और दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख। मैं सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, जो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, जिनका ज्ञान इतना अनुपम है कि उन्होंने कोविड की सेकेंड वेव में यह कहा था कि कोविड वैक्सीन का फार्मूला सभी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि जल्दी वैक्सीन बन जाए, जबकि पता होना चाहिए पैरासिटामोल जैसी भी जो टैबलेट है वो अमेरिका उस समय हमसे ले रहा था। हर फार्मास्यूटिकल ड्रग को बनाने का एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर्टिकुलर फैसिलिटीज होती, पर्टिकुलर पेटेंट होता है। उनको लग रहा है जैसे चूरन का फार्मूला था दे दिया जाए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फर्जी दावा किया है, ये बताइए, जैसे अभी जमुना में जहर मिलाने के दावा आपने किया था, वैसे आप मुझे बताएं कि ये तथाकथित 25,000 रुपए का जो आप सब्जबाग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये 78,000 करोड़ के दिल्ली के बजट में कहां से आएगा? कृपया वो इसके आंकड़े बता दें। इसलिए दिल्ली की जनता उनका हिसाब किताब भली भांति समझ चुकी है। और एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो राजनीति में जो कहा वो करके दिखाया। वो भी करके दिखाया जो पिछली सरकारें कर रही थी उससे बेहतर किया और ट्रांसपेरेंसी से किया। वो भी किया जो पिछली सरकारें हिम्मत नहीं कर पाई करना चाहा, जैसे जीएसटी, वो भी किया। वो भी काम किए जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं पाई, जैसे इंडिया को सोलर एनर्जी का हब बनाना। जैसे इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन के लिए है कि भारत 100 गीगावाट 2047 तक और 50 गीगावाट 2033 तक होगा। और वो काम भी करके दिखाए जिसके लिए विपक्ष कमर कसे हुए था कि उसे नहीं करने देंगे, जैसे धारा 370 और राम मंदिर। इसलिए हम राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और दूसरी तरफ उनका हिसाब किताब यह है कि सिर्फ आकर अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कार्य कुछ नहीं करना। तो मैं बजट के इस अवसर पर, जिसमें कि पूरे आय व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी हिसाब किताब होता है, तो मैं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए यह पंक्ति कहकर अपना आप लोगों से अनुरोध समाप्त करूंगा कि लहजे में बदगुमानी, लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जरा बही खाते का हिसाब बता दीजिए कि दिल्ली के बजट में जो आप ये कह रहे हैं ये कैसे संभव है। हम जो कर रहे हैं, हमने बताया कि 10 वर्षों से हम निरंतर बजट का विस्तार कर रहे हैं, सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले 10 लाख रुपए मुद्रा योजना थी, अब 20 लाख है। जो जो इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, त्यों तो, जिसे कहावत होती है, जो जो हमारी चादर बड़ी हो रही है, त्यों तो हम पांव पसार रहे हैं और समाज के हर वर्ग को उसके साथ ले रहे हैं। और एक ये है, केवल हवा में लट्ठ भांजने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। सवाल हम लेंगे, मनोज्ञा जी अभी भी। ये सोशल मीडिया के आधार के ऊपर अपनी राजनीति का प्रारंभ करने वाली यह पार्टी ऐसे कितने वीडियो दिखा पाई है? यह दर्शाता है कि वो राजनीतिक दृष्टि से दिल्ली की जनता के द्वारा मार नहीं मात खाने जा रहे हैं और यह उनको साफ समझ में आ गया है। इसलिए आप उदाहरण देखिए, वो चुनाव आयोग गए थे और उन्होंने क्या कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपने जमुना में जो जहर मिलाने का दावा किया है उसका रिपोर्ट दीजिए, तो केजरीवाल जी के वक्तव्य के जवाब में जो दिल्ली जल बोर्ड का जवाब था वो पहले से रहते। मतलब ये तो वाली बात हो गई कि सवाल से पहले जो जवाब आ चुका था उसको मैं सवाल के बाद के जवाब में पूछने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये केजरीवाल जी को अपनी हार अब तय दिख रही है। तो तय शुदा शिकस्त के बहाने उन्होंने अभी से ढूंढने शुरू कर दिए हैं। Sir, a new video has come into light from the Sheesh Mahal, which shows that how the money has been lavishly spent inside the Sheesh Mahal.
मुझे लगता है कि एज फार एज शीश महल इज कंसर्न द पीपल हैज सीन एंड द इंटायर कैरेक्टर, entire tendency and the deceit by Aam Aadmi Party and Sri Kejriwal has been blatantly exposed that what was their dastardly design to hoodwink the people of India and hoodwink the people of Delhi. So just one thing, अब मैं कहना चाहता हूं कि शीश महल ने उनके चेहरे का नकाब पूरी तरीके से उतार दिया है। जिन्होंने बयान नहीं दिया था, लिखित में कहा था कि हम वो नहीं लेंगे, और मैं यहां उनके दोनों बातों की आलोचना करता हूं। कोई मुख्यमंत्री 2 कमरों के फ्लैट से काम नहीं चला सकता। ये वो तब बोल रहे थे, तब भी झूठ बोल रहे थे जनता को गुमराह करने के लिए, और किसी मुख्यमंत्री को इतने आलीशान मकान की भी जरूरत नहीं है जैसा महल नुमा मकान उन्होंने बना के रखा हुआ था। देखिए, जिस तरीके की बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है, मुझे लगता है उसके बाद भली भांति समझा जा सकता है कि किसको अपनी हार दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ साफ नजर आ रही है। देखिए, इस बार वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पहली बार वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में हैं, महत्वपूर्ण बात जानते क्या है, वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में अंदर हैं, उसके जवाब में वो एग्जैक्टली वही सेंटेंस बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के हर आरोपी ने पिछले 30 साल में बोले हैं, ये तो मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या यही लालू प्रसाद यादव जी का 97 में जेल जाते समय बयान नहीं था? यही करुणानिधि का 2000 में जेल जाते समय बयान नहीं था? यही सुरेश कालमाड़ी का 2010 में जेल जाते समय बयान नहीं था? यही ए राजा और कणिमोजी का 2011 में जेल जाते समय बयान नहीं था? यही 2006 में शिबू सोरेन का जेल जाते हुए बयान नहीं था? तो इस हिसाब से वो भारत के में नई राजनीति के प्रवर्तक हैं। उस नई राजनीति के 2 पार्ट हैं। एक, ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल में रहकर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, यानी जो मर्यादा लालू प्रसाद यादव जी ने रखी थी वो भी नहीं रखी। और दूसरे, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने लिख के दिया था मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, अब उसे अपने राज्य की Z+ सिक्योरिटी के अलावा एक दूसरे राज्य की भी Z+ सिक्योरिटी चाहिए, यानी डबल Z+ सिक्योरिटी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।